यह कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव जहानाबाद की, जिसमें पिता दयाराम, माँ फूलमती और उनकी एक बेटी गुड़िया रहती थी। गुड़िया के चेहरे पर चांद सी मासूमियत, आंखों में गहराई और चाल में गरीबी की तहजीब थी। गांव में उसकी सुंदरता की मिसाल दी जाती थी, पर वही सुंदरता कई आंखों की जलन भी बनी हुई थी। माँ, आज तालाब के किनारे बहुत ही कम फूल खिले थे, इसलिए बहुत कम फूल मिले हैं। लगता है कोई और भी फूल तोड़कर ले गया होगा, वरना हर दिन तो हमारी जरूरत के बराबर फूल मिल ही जाया करते थे। हाँ, सही कहा बेटी। अब उन फूलों पर सिर्फ हमारा तो अधिकार नहीं है। जो चाहे उन फूलों को तोड़ सकता है। चलो, फिर भी कोई बात नहीं, थोड़े फूल तो मिल ही गए हैं। मैं इन्हें ही लेकर बेचने जाती हूँ। लेकिन माँ, मैंने तो अभी कुछ भी नहीं बनाया है। मैं जल्दी से खाना बना देती हूँ, फिर आप खाना खाकर आराम से फूल बेचने जाइए। नहीं नहीं मेरी बच्ची, अगर खाना खाने के लिए रुक गई तो बहुत देर हो जाएगी। तुझे तो पता है, फूल सुबह सुबह ही बिकते हैं, और अगर ज्यादा देर हो गई तो फूल मुरझा जाते हैं, फिर इन्हें कोई नहीं खरीदेगा। तुम खाना बना लो, मैं जल्द ही वापस आकर खाना खा लूंगी। फूलमती, तुम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो और खाने पीने पर भी ध्यान दो। अब मैं तो अपाहिज हो चुका हूं। मुझे यह सोचकर खुद पर बहुत शर्म आती है कि अब सारे घर की जिम्मेदारी तुम पर आ गई है। नहीं नहीं जी, आप ऐसा मत बोलिए। आप हमारे बीच हैं, हमारे लिए यही बहुत है। और रही बात घर चलाने की, तो मैं आसानी से फूल बेचकर घर चला लेती हूँ। और वैसे भी मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी बेटी गुड़िया भी मेरी बहुत मदद करती है। इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। हाँ पिताजी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। मुझसे जितना हो पाता है मैं माँ की पूरी मदद करती हूँ। इसके बाद फूलमती फूल बेचने के लिए चली जाती है। अरे, ये क्या? खाना बनाने के लिए तो सूखी लकड़ियां खत्म हो गई हैं। अब मुझे जंगल जाकर लकड़ियां लानी होंगी, तभी खाना बन पाएगा। इसके बाद गुड़िया जंगल में सूखी लकड़ियां लाने चली जाती है। पिताजी, सूरज सर पर निकल आया है, लेकिन आप अभी तक नहीं जागे हैं। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। चलिए, मैंने आपके लिए चाय बनाई है, जल्दी से उठ जाइए और ये चाय पी लीजिए। गुड़िया के इतना कहने पर भी रामदयाल की आंखें नहीं खुलती। तब गुड़िया अपने पिता को हिलाकर उठाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी रामदयाल की आंखें नहीं खुलती। तब गुड़िया अपनी माँ को आवाज देकर बुलाती है। क्या बात है बेटी, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? माँ, मैं कब से पिताजी को उठा रही हूँ, लेकिन वह आंखें नहीं खोल रहे हैं। देखिए ना, आखिर पिताजी को क्या हो गया है? जब फूलमती रामदयाल के सीने पर हाथ रखती है तो वह डर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि रामदयाल अब इस दुनिया में नहीं रहा है। फिर फूलमती रामदयाल का अंतिम संस्कार करती है। बेटी, मैं फूल बेचने के लिए जा रही हूँ, तुम खाना बना लेना और खा भी लेना, क्योंकि मुझे आज वापस आने में देर हो जाएगी। ठीक है माँ, आप मेरी चिंता मत करिए। बस आप अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि इस दुनिया में आपके अलावा मेरा कोई भी नहीं है। मेरे ऊपर पिताजी का साया था, लेकिन अब तो वह भी हट चुका है। हाँ बेटी, पता नहीं भगवान भी हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रहा है। हमारे ऊपर पहले ही कई सारे दुखों का पहाड़ है, लेकिन अब उसने तुम्हारे पिता को छीनकर एक और दुख हमें दे दिया है। चलो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। फूलमती फूल बेचने के लिए जा ही रही थी, तभी उसका भाई भोला उनके घर आता है। अरे बहना, लगता है तुम फूल बेचने ही जा रही हो, लेकिन कुछ देर रुको। मुझे तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है, जिसे सुनकर तुम खुशी से उछल पड़ोगी। अरे भोला, ऐसी कौन सी बात है जिसे सुनकर मैं इतना उछल पड़ूंगी? हमारी जिंदगी में तो लगातार ही दुख की खबरें आ रही हैं। तो भला तुम ऐसी कौन सी खुशी की खबर लेकर आए हो? जरा बताओ तो। बहना, जीजा जी के मरने के बाद तुम्हारे ऊपर जो दुखों का संकट आया है, वह मैं समझ सकता हूं। अब तुम्हें सबसे बड़ी चिंता अपनी बेटी की शादी की होगी। हाँ, यह बात तो तुमने सही कही भोला। बस मैं गुड़िया की शादी एक अच्छे लड़के से करवा दूं, फिर मुझे कोई चिंता नहीं रहेगी। तो समझो कि शादी हो गई। मैंने एक लड़का देखा है,
अपने माता पिता का इकलौता बेटा है। वह ज्यादा अमीर तो नहीं है, लेकिन गुड़िया वहां हमेशा खुश रहेगी। अगर ऐसा है तो यह तो सच में बहुत खुशी की बात है। लेकिन भोला, तुमने यह नहीं बताया कि वह दहेज कितना लेंगे, क्योंकि तुम तो जानते ही हो कि हमारे घर की हालत क्या है। मैं दहेज बहुत कम ही दे पाऊंगी। अरे दीदी, आप दहेज की बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैंने सारी बातें कर ली हैं। वे दहेज का 1 रुपया भी नहीं लेंगे। बस उन्हें एक अच्छी लड़की चाहिए। अगर आप कहो तो मैं कल ही उन्हें लेकर गुड़िया को दिखाने ले आऊं। हाँ, तुम उन्हें कल सुबह ले आना, फिर हम सारी बातें कर लेंगे और गुड़िया भी लड़के को देख लेगी और लड़का भी गुड़िया को। शादी विवाह से पहले दोनों का एक दूसरे को देख लेना ही ठीक रहता है। ठीक है, फिर मैं कल सुबह आता हूं। ऐसा बोलकर भोला वहां से चला जाता है। मुझे ये रिश्ता कैसे भी जोड़ना ही होगा। भले ही लड़का शराबी और आवारा है, लेकिन अगर मैंने यह शादी करवा दी तो उन्होंने मुझे 20,000 रुपए देने का वादा किया है। अरे, घर में कोई है? मैं हूं, भोला। अरे अरे नंदू भाई, घर के अंदर आ जाओ और पहले यह बताओ कि फूलमती अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करने के लिए तैयार हुई या नहीं। मैंने उन्हें अच्छे से मना लिया है। आप उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। अब मुझे घर के अंदर तो आने दो, फिर मैं सारी बातें बताता हूं। आओ और बताओ भोला, फूलमती ने क्या कहा? वह इस शादी के लिए तैयार तो है ना? हाँ हाँ नंदू भाई, आप उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैंने उन्हें अच्छे से समझा दिया है। कल उन्होंने आप लोगों को लड़की देखने के लिए बुलाया है। क्या बात है, हम कल लड़की देखने जरूर चलेंगे। लेकिन आपको एक बात का अच्छे से ध्यान रखना है कि कल जब हम लड़की देखने जाएं तो सुरेश नशे में न हो, क्योंकि वह 24 घंटे नशे में ही रहता है। मैंने फूलमती को बताया है कि लड़का बहुत ही अच्छा है और नशा नहीं करता है। अरे भोला भाई, आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं अपने बेटे को अच्छे से समझा दूंगी। ऐसे ही कितने सारे रिश्ते टूट चुके हैं। अब बस यही आखिरी मौका है, इसे मैं हाथ से नहीं जाने दूंगी। ठीक है, तो मैं चलता हूं। कल फूलमती के घर चलने के लिए तैयार रहना। अगले दिन की सुबह चंदू अपने परिवार को लेकर फूलमती के घर गुड़िया को देखने के लिए आ जाते हैं। सभी कुर्सियों पर बैठे थे, लेकिन नंदू का बेटा सुरेश आज भी शराब पीकर आया था। जब फूलमती की नजर सुरेश पर पड़ती है तो वह भोला से कहती है, भोला भाई, तुमने तो कहा था कि लड़का शराब या किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता है, लेकिन लगता है कि लड़के ने नशा किया है। देखो, उसकी आंखें कैसे बंद हो रही हैं और चेहरे पर नशे की मदहोशी साफ झलक रही है। अरे नहीं नहीं फूलमती बहन, सुरेश ने कोई नशा नहीं किया है। बस उसकी तबीयत अभी कुछ ठीक नहीं है, इसलिए उसके गाल पिचके और हालत खराब दिख रही है। लड़का तो एकदम हीरा है, तुम बेफिक्र रहो। उनके बीच ऐसी बात हो ही रही थी, तभी सुरेश नशे के कारण कुर्सी से गिर जाता है। यह देख फूलमती को एकदम साफ साफ समझ आ जाता है कि लड़का नशे में है और वह तुरंत भोला से कह पड़ती है, क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है? मैं तुमसे पहले ही कह चुकी थी कि लड़का भले ही गरीब हो, लेकिन नशा या किसी बुरी लत में न फंसा हो। लेकिन यह सुरेश तो मेरी बेटी को देखने आने पर भी शराब पीकर आया है। इससे ही पता लगता है कि यह कितना बड़ा नशेड़ी होगा। मेरा बेटा शराब पीता है, इसलिए हम इसकी शादी तुम्हारे घर कर रहे थे। अगर मेरे बेटे में कोई खामी नहीं होती तो हम भला तुम्हारे जैसे फटेहाल घर से रिश्ता क्यों जोड़ते? देखिए भाई साहब, भले ही हम गरीब हैं, लेकिन बेवकूफ नहीं हैं। मैं अपनी लड़की की शादी आपके लड़के से नहीं करूंगी। अब आप यहां से जा सकते हैं। फूलमती बहन, एक बार और सोच लो। इतना अच्छा रिश्ता फिर दोबारा नहीं मिलेगा। लड़का थोड़ा बहुत पीता है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। तू चुप कर जा। अगर लड़का दिल का इतना ही अच्छा होता तो वह इस तरह नशे में मेरी बेटी को देखने नहीं आता। अब इस बेकार के रिश्ते को लेकर यहां से निकल जा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।